आपके सामने रखा है, इसी अवधारणा पे हम काम करेंगे। मेरे साथ साथ आपको भी काम करना पड़ेगा। जिस रूप से मैं आपको बताऊं उसी ढंग से आप याद भी करेंगे। मेरा जो मेन कंसंट्रेशन रहता है वो ये नहीं रहता है कि मैं सारी चीज आपको एक ही दिन पढ़ा दूं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने अगर 5 ही बात आपको पढ़ाई है तो वो 5 बात आपको याद होनी चाहिए, है ना। इस कारण से आपने देखा होगा कि हर एक क्लास की शुरुआत होने से पहले मैं रैंडमली 5-10 बच्चों से कुछ ना कुछ लास्ट क्लास की बातें पूछता हूँ। कारण यही है कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर से ये अननेसेसरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैंने ही आपके नोट्स को लिख के दिया है। जो आपके पास आपके क्लासेस से नोट्स मिले होंगे वो मैंने ही लिख के आपको दिया हुआ है। चीजें क्या होती है, चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती हैं। अगर उस समय हमने कोई अलग गवर्नर लिख के दिया था तो आज कुछ अलग गवर्नर होंगे। क्लियर। तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप उन चीजों को मेरे मुंह से सुन रहे हैं, मैं लिखवा रहा हूं। मैं 3 बार उन चीजों को खुद ही रिपीट करता हूं, चौथी बार मैं आपको एक जिस्ट देता हूं खत्म करने से पहले। नेक्स्ट टाइम फिर से क्लास होने से पहले मैं लास्ट क्लास से कुछ फ्लैशबैक आपको देता हूं। आप ही से आप में ही से ही 10 बच्चों से मैं वो क्वेश्चन पूछता हूं। तो एटलीस्ट अगर 5-6 बार मैंने ही रिपीट कर दिया है तो मुझे जहां तक लगता है कि थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट आप बना लें तो बैंकिंग टर्म्स और जनरल अवेयरनेस से अच्छा से आसान सब्जेक्ट संभवतः आपके एग्जाम में कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट उसके लिए आपको मेरे कदम से कदम मिला के चलने पड़ेंगे। अगर मिलाते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं मिलाते हैं तो और भी अच्छी बात है। क्लियर। शुरुआत करेंगे आपके पहली क्लास की, और उस क्लास का नाम हमने ऑलरेडी आपको तोड़ के दिया हुआ, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ ध्यान से सुने, मैं 10 मिनट क्या बोल रहा हूं, फिर चीजें जो इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा। पूरी बैंकिंग की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को हम बेसिकली 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। एक पार्ट हम उस पुराने जमाने से लेते हैं जिस दिन हमने भारत में पहले बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया था। वो सदी था 1770। तो 1770 से लेके 1770 से लेके हम 1969 की बात एक फेज में करेंगे। दूसरे फेज में 1969 से लेके 1991 तक की बात करेंगे, है ना, जब तक हमने एलपीजी पॉलिसी को नहीं अडॉप्ट कर ली। और तीसरे फेज में हम एलपीजी के बाद न्यू बैंकिंग पॉलिसी के बाद से लेके 2021 तक में जो भी उतार चढ़ाव अप एंड डाउन आपके बैंकिंग सिनेरियो में हुए हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला फेज 1770 से लेके 1969, दूसरा फेज 1969 से लेके 1991, और तीसरा फेज 1991 से लेके 2021 तक हमारा रहेगा। इसमें हम बेसिकली उस बैंक की बात करेंगे जो बैंक भारत का पहला बैंक था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1770 में किया है। तो 1770 ईस्वी में हमने भारत के पहले बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया, नाम दिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद हम 3 अलग बैंकों का एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है, जिन 3 बैंकों का नाम हमने दिया, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक हैं, और नाम था बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो बैंक ऑफ कोलकाता जो था उसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1840 में किया। बैंक ऑफ बॉम्बे का एस्टैब्लिशमेंट 1843 में हमने किया। और बैंक ऑफ, जिनका माइक ऑन है उसको ऑफ कीजिए। और बैंक ऑफ कोलकाता का एस्टैब्लिशमेंट सबसे पहले हमने किया था 1806 में किया था। बीच में आवाज आने लगता है ना, कंसंट्रेशन टूट जाता है। तो बैंक ऑफ कोलकाता पहला बैंक था, पहला बैंक मतलब प्रेसिडेंसी बैंक में पहला बैंक था, का एस्टैब्लिशमेंट 1806 में किया। दूसरा बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे, एस्टैब्लिशमेंट 1840 में किया। और तीसरा बैंक था बैंक ऑफ मद्रास का एस्टैब्लिशमेंट 1843 में हमने किया। दूसरे पार्ट में जहां से हमने नाम बताया कि 1969 से लेके 1991 की बात करेंगे, वो बड़े चेंजेस हुए। बड़े चेंजेस में बड़ी लेडी थी, नाम था इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने छोटे मोटे बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। और भारत में अभी तक सिर्फ 2 ही बार बैंकों को नेशनलाइज किया गया है।
पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों के नेशनलाइजेशन किए गए, और दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को जहां पे 6 बैंकों के नेशनलाइजेशन किए गए हैं। बाद में कितने बैंकों का मर्जर हो गया, आज कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ये सब हमारे आगे की क्लास की कहानी होगी। बट अभी सिर्फ हम हिस्ट्री पे चल रहे हैं। हिस्ट्री को जो हमने 3 पार्ट में तोड़ के आपके सामने रखा है, उसी रखने में हम उसमें सिर्फ प्रकाश डाल रहे हैं। हमारा मेजर टॉपिक आज का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, न कि बैंकिंग का इतिहास है। टॉपिक से डेविएट नहीं होने का, उसी टॉपिक पर अडिग रहने का, थोड़ा सा इधर उधर का चलता है। तीसरा जो हमने आपको बताया कि 1991 एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से लेके आज तक जो भी हमने काम किए, चाहे कोई एक्ट आया, चाहे हमने स्मॉल पेमेंट बैंक को हमने लाइसेंस दिया, आईडीएफसी या फिर बंधन को हमने प्राइवेट बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में दिया है, ये सारी हमारी तीसरी फेज ऑफ हिस्ट्री में जाएगी। बात हम कर रहे हैं उस बैंक की जिस बैंक के लाइसेंस के बिना न बैंक का दरवाजा आपके लिए खुल सकता है, न एनबीएफसी का दरवाजा आपके लिए खुल सकता है, न ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दरवाजा आपके लिए खुल सकता है। वो बैंक आपके इंडिया की अपेक्स बैंक है। उस बैंक को हम बैंक का नाम देते हैं। उस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, उस कमेटी का नाम यंग और हिल्टन कमीशन है, रॉयल कमीशन का भी हम नाम देते हैं। उस बैंक को हमने 5 करोड़ रुपए की लागत से एस्टैब्लिश किया है। उस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट आपके मुंबई में ना होके कोलकाता में हुआ था। उस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट आरबीआई के जिस एक्ट के आधार पे हुआ, वो एक्ट था आरबीआई की एक्ट 1934। उस बैंक के हेडक्वार्टर को बाद में कोलकाता से शिफ्ट करके हमने मुंबई किया। ये काम हमने 1937 में किया है। उस बैंक का नेशनलाइजेशन हमने 1 जनवरी 1949 को किया है। उस बैंक की 19 रीजनल ऑफिसेज हैं। उस बैंक के मुखिया का नाम शक्तिकांत दास है। 25 में गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। इस बैंक ने भारत को छोड़ के 3 अलग अलग देशों के रेगुलेटर के रूप में काम किया है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। इस बैंक की शाखाएं भारत को छोड़ के एक और देश के राज्य में हैं। वो जगह है आपका ब्रिटेन, वो जगह है आपका इंग्लैंड। उस बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। क्या बोला मैंने? आरबीआई के रेगुलर शक्तिकांत दास का एस्टैब्लिशमेंट कोलकाता में हुआ था एंड उसको ट्रांसफर मुंबई में। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप तमाम लोगों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द रेगुलेटर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट? क्या टिक मार्क करेंगे? आरबीआई सर, आरबीआई, एसबीआई, रेंज इंश्योरेंस की वो भी है सर। मतलब कि 3 से 4 जन मिल करके सर रेगुलेट करते हैं ना फाइनेंस को। पूछ रहे हो या बता रहे हो भाई? सर अगर गलत हूँ तो पूछ रहे हो, सही हूँ तो बता रहे हो। फाइनेंशियल मार्केट्स, सेबी। अच्छा, क्वेश्चन फिर से रिपीट करूं क्या? क्या सर? क्वेश्चन फिर से रिपीट करूं? हाँ जी सर। यस सर। Which of the following organization is the regulator of Indian financial market? सर ऑप्शन आरबीआई ऑप्शंस सेबी। ऑप्शन है फोकस क्लासेस, ऑप्शन है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन है IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तमाम ऑप्शन क्या है सर? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, सेबी और IRDA। ध्यान से सुने, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है, आंसर विल बी आरबीआई along with SEBI along with IRDA. All 3 organizations is the regulator of Indian financial market. समझ में आया क्या बोला मैंने?
Yes, sir. Yes, sir. अगर यहाँ से आपसे फर्दर पूछा जाता है कि मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आंसर विल बी आरबीआई। आपसे पूछा जाता है कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आंसर विल बी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाता है कि आपके इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, तो वहां पे आप IRDA आंसर देंगे। लेकिन इंडियन फिनांस, इंश्योरेंस, कैपिटल और मनी, इन तीनों को जोड़ के चलती है। ओके, Yes, sir. आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है क्या? Yes, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा होल्ड है। करना, संभवतः यहाँ पर कनेक्टिविटी का कुछ इशू आया है मेरे पास। एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस तो मैं बोलता भी रहता हूँ, थोड़ा सा मैं अपने सेटिंग को ठीक कर लेता हूँ, लेकिन मैं बोलता भी रहता हूँ। तो मैंने क्या बोला, तो मैंने बोला कि इन चीजों का एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है। अभी आप फर्दर जानो कि ये जो आरबीआई है, इसकी जो फिनेंशियल ईयर है, इसकी शुरुआत 1 जुलाई को होती है। जनरली कोई भी बैंक आप देखिएगा तो आपको ये मालूम चलेगा कि इन बैंकों का जो फिनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से होता है। बट आरबीआई इज अ सिंगल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके फिनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से न होकर 1 जुलाई से होती है कि नहीं? क्योंकि सारी बैंक अपना अगर मार्च क्लोजिंग करने लगे और आरबीआई भी क्लोजिंग करने लगे तो हो गया, देश का भत्ता वैसे ही बैठ जाएगा। इस कारण से आरबीआई की 1 जुलाई से होती है, बैंकों की 1 अप्रैल से होती है। क्लियर? Yes, sir. ओके सर। आरबीआई का अगर कभी फोटो आप देखेंगे या न्यूज चैनल पे आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक जानवर बैठा हुआ है। तो पाम एंड टाइगर इज अ सिंबल, इज अ एम्बलम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की जो फंक्शन है, उस फंक्शन को जानने से पहले आपको आरबीआई का गवर्नर जानना पड़ेगा कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर हैं उनका नाम था ऑजम स्मिथ। सर आवाज डबल हो रही है। सर वॉइस डबल आ रही है आपकी। यस 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 यस। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं है सर। वेट 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 वेट, अभी नहीं आएगी है ना? अभी नहीं आ रही है ना? हाँ सर अभी सही है। आरबीआई का जो गवर्नर है, वो जब हमने एस्टैब्लिशमेंट किया था 1935 ऑन 1 अप्रैल को, तो आरबीआई का हमने पहला गवर्नर बनाया था। पहला गवर्नर 1935 से लेकर 1937 तक हमारे लिए काम किए, उनका नाम था ऑजम स्मिथ। 1937 से लेकर 1943 तक के लिए जो काम किए जिन्होंने, उनका नाम था जेम्स टेलर। जो कि ऐसे भी आप जानते हैं कि हमारे पास आजादी जो हमें मिली 1947 में मिली है। तो 1947 से पहले अमूमन हो सकता है कि अंग्रेजी गवर्नर हो, तो ऐसा भी था और ऐसा नहीं भी था। फर्स्ट एंड सेकंड गवर्नर प्री इंडिपेंडेंस was Ozam Smith and second was James Taylor, whereas in the year 1943 से लेके 1949 तक हमारे बीच जो गवर्नर रहे वो भारत के पहले गवर्नर रहे। फिर से बोलता हूं, भारतीय मूल का पहला गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was C.D. देशमुख। क्या नाम था? देशमुख। TD देशमुख। हाँ। सेकंड गवर्नर नाम पूछा जाए, क्या नाम देंगे? जेम्स ब्रेड टेलर। जेम्स टेलर। और पहला पूछा जाए, क्या नाम देंगे? TD देशमुख। स्मिथ। अरे दादा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। वॉन स्मिथ। क्वेश्चन ध्यान से सुनने का, हम ज्यादा जान गए हैं, ज्यादा खाने के बाद ऐसे उल्टी होने लगेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, भले ही 2 सेकंड लेट हो जाए चलेगा, लेकिन हम कौन सा भारत रत्न अवार्ड दे रहे हैं या पद्म विभूषण अवार्ड आपको दे रहे हैं कि जो बोलेगा उसको ले जाओ, भारत रत्न ले जाओ। ध्यान से सुनिए। फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज ऑजम स्मिथ, व्हेयरएज फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ ओके सर ओके सर Third governor of RBI and first Indian governor of Reserve Bank of India was C.D. Deshmukh, and current 25th governor of RBI is शक्तिकांत दास. शक्तिशाली व्यक्ति है, 25वां गवर्नर है, आपके लिए काम कर रहा है, हर एक नोट पे उनका साइन मिलता है, नाम है शक्तिकांत दास. ओके. ओके गवर्नर के साथ उनको हाथ बताने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन 2 अप्रैल, आज कितना तारीख है? 25 अप्रैल. आज 25 तारीख है. 2 अप्रैल 2021 को इस 4 में से एक बीपी कानूनगो साहब रिटायर हो चुके हैं. इस कारण से एज ऑन डेट देयर आर ओनली 3 डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा कि उनका नाम क्या क्या है. महेश कुमार जैन है या एम राजेश्वर राव है, उनका नाम मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा. ये जो गवर्नर या डिप्टी गवर्नर होते हैं, इनका जो टेन्योर है, जैसे प्रेसिडेंट आपके इंडिया में चुना जाता है या प्राइम मिनिस्टर आपके इंडिया में चुने जाते हैं, कितने साल के रहते हैं? 5 इयर्स है क्या? कोई एमपी या एमएलए, कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कितने साल के लिए रहते हैं? आपके 5 इयर्स के लिए रहते हैं. बट गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड Deputy Governor of RBI appointed only for 3 years. 3 years. And यही क्वेश्चन आपके IBPS PO इस साल पूछा हुआ था, मतलब लास्ट ईयर जो पूछा हुआ था, यही क्वेश्चन था कि आरबीआई गवर्नर का टेन्योर कितने सालों के लिए होता है. सबने देखा कि राष्ट्रपति बाबा 5 साल, प्रधानमंत्री बाबा 5 साल, और 10 साल से प्रधानमंत्री बाबा हट ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट गवर्नर को ठोक दिया 5 साल. आंसर इज 3 years ओनली. यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. आरबीआई करती क्या है? आरबीआई बैंकर्स. गवर्नर कितने ईयर्स के लिए होता मैंने बोला गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर अपॉइंटेड फॉर 3 years. पहले ही मैंने स्टेटमेंट दे दिया है. ओके ओके सर. हाँ. आरबीआई फंक्शन क्या करती है? तो आरबीआई की फंक्शन जाने की, आरबीआई एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है. जितने भी मार्केट में पैसे प्रिंट होते हैं उन सभी को प्रिंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट. 1 रुपए के नोट को छोड़ के तमाम प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन इज अ मेजर फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. 1 रुपीज नोट ड्यूली साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी. क्या नाम है? अजय भूषण पांडे. क्या बात है. कहाँ से पढ़ा मैडम? गूगल किया. सर आपने आपने सिखाया था, आपने ना पहले ये सिखाया था. अच्छा, मेरी बिल्ली और मुझे से. ओके ओके, समझ में आया, समझ में आया. वही तो मुझे लगा इतनी बड़ी बात मुंबई वाले जान जाएं, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी. लेकिन फिर पता चला कि मेरे सर आपने ही सीखा है. ठीक है, वेरी गुड. आपने अगर याद रखा है इसको लंबे समय तक तो अच्छी निशानी है ये. 1 रुपीज नोट ड्यूली साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी एंड प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी इज अजय भूषण पांडे. तो ये आरबीआई की फंक्शन है. आरबीआई लेंडर एट लास्ट रिसोर्ट है. अगर किसी बैंक को पैसे चाहिए होते हैं तो आरबीआई देती है. आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज कस्टोडियन है. जितने ही फॉरेन एक्सचेंज आपके इंडिया में जमा होते हैं वो सब आरबीआई के पास जाते हैं, है ना. अंत में फिर वो कन्वर्ट होते हैं किसी न किसी इंटरनेशनल करेंसी में. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, आपके पास भी अगर 2 करोड़ रुपए हो जाएं और मेरे पास भी अगर 2 करोड़ रुपए हो जाएं तो आप पढ़ेंगे क्या? पढ़ोगे क्या? बैंक में जमा करेंगे, स्टार्टअप खोलेंगे सर. अकाउंट में जमा कर देंगे सर. इंटरेस्ट स्टार्टअप खोलेंगे सर. मैं तो ये नहीं पूछ रहा हूँ कि 2 करोड़ रुपए का आप करोगे क्या. अपने मन से इतने ख्याली फुलाव बनाने लगते हैं ना. मेरा सीधा सा क्वेश्चन था कि आप पढ़ोगे क्या. तो कोई पैसा जमा कर रहा है, कोई एफडी कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड कर रहा है, कोई पीपीएफ अकाउंट में जमा पढ़ेंगे सर. पढ़ेंगे सर. पढ़ेंगे. बाद में काम आएगा ना. 2 करोड़ कितना तक चलेगा पता नहीं, खत्म हो गया, कहीं लॉस हो गया तो. हाँ, ये बात तो है कि फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए कि सर आखिर 2 करोड़ को कैसे बचा के चलो. चलिए देखेंगे कि 2 करोड़ रुपए आते हैं कि नहीं. तो ये जो पैसे की जो लिक्विडिटी गैप है, ये गैप मेंटेन होनी चाहिए.
और इस गैप को मेंटेन करने के लिए आरबीआई काम करती है। ना आपके पास पैसे ज्यादा हो, ना मेरे पास पैसे ज्यादा हो, ना उस ऑटो वाले के पास पैसे ज्यादा हो, ना उस ट्रक वाले के पास पैसे ज्यादा हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो मार्केट चलेगा ही नहीं। दैट इज कॉल्ड मॉनिटरी पॉलिसी। और इसी पॉलिसी के अंदर आपके बैंक रेट, आपके रेपो रेट, आपके रिवर्स रेपो रेट, आपके सीआरआर और आपके एसएलआर जैसे इंपॉर्टेंट टूल्स आते हैं। इसकी परसेंटेज क्या है, इतनी बात हम आपके आज के पार्ट में जानेंगे। शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से ही पहले हिस्ट्री से हम करते हैं। हिस्ट्री ऑफ बैंक, फटाफट लिखो। हिस्ट्री ऑफ बैंक को कितने पार्ट में हम तोड़ेंगे? तीन तीन पार्ट। 3 पार्ट में हम तोड़ेंगे, दिख रहा है ना? बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब एस्टेब्लिशमेंट किया? 1770। उसके बाद बैंक ऑफ कोलकाता, अभी कोलकाता नाम हो गया है। बॉम्बे, मद्रास। नेशनलाइजेशन में अगर हम आए तो 19 जुलाई 1969 14 बैंक और 15 अप्रैल 1980 6 बैंक। इतनी बात लिखें। हो गया सर। बोलो। सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा है वो सर्कल करके? 14B क्या है? 1840। नंबर ऑफ बैंक 14 banks. हो जाए तो हमें भी बताएं। हो गया सर। हो गया सर। हम्म, चलो हटाओ। इंडियन फिनेंशियल मार्केट रेगुलेटर, कितने रेगुलेटर हैं? सर अपने तीन। 1991 और 2021 में कुछ भी नहीं लिखे दिए ना क्या हो गया? सर? 1991 से लेकर 2021 तक कुछ लिखे नहीं दिया ना सर आपने? कुछ भी नहीं, उसमें तो रिसेंट की बातें हम जानेंगे ना, इसका अर्थ हमने कुछ भी नहीं लिखा है। डोंट वरी।
लिखा है हमने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर. देयर आर 3 रेगुलेटर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. वन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड थर्ड इज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. फर्दर हमने तीनों का एस्टैब्लिशमेंट ईयर लिखा है. RBI established 1935, SEBI 1988 एंड IRDA 1999. RBI स्पेसिफिक मनी मार्केट को रेगुलेट करती है, SEBI कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर है, एंड IRDA इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है. Whereas the headquarter of these 3 important regulators of India, RBI and SEBI, Mumbai, and IRDA important headquarter is in Hyderabad. Chief of these 3 organizations, one is Governor of RBI, 25th Governor of RBI, Shaktikant Das, Chairman of SEBI, Ajay Tyagi, and Chairman of IRDA, Subhash Chandra Kuntia. लिखें इतनी बात. डन सर. हो गया सर. सर एसपी क्या लिखा है आपने? सुभाष लिखो, सुभाष लिखो, सुभाष चंद्र कुंटिया लिखो. मेरे पास चूंकि स्पेस कम था इस कारण मैंने SC लिख दिया है. आप लोग सुभाष चंद्र लिखिए, फुल नेम लिखिए. सुभाष चंद्र कुंटिया. कुंटिया. हाँ, सर और अजय के चीफ ऑफ अजय त्यागी. सर ये लोग क्या थे? चीफ ना? एक गवर्नर लिखो, बाकी के 2 चेयरमैन लिखो. गवर्नर RBI के हैं, बाकी के दोनों चेयरमैन ऑफ SEBI एंड IRDA हैं. सुभाष चंद्र कुंटिया चेयरमैन ऑफ IRDA, अजय त्यागी चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. फुल फॉर्म लिख लीजिए. SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. चलो आगे. जी सर. IRDA का फुल फॉर्म क्या बोला आपने? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. और सेबी का सर? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, थैंक यू सर. चलो आगे. यस सर. क्या लिखेंगे? पहली बात अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया. अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया फटाफट लिखिएगा. अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया नोन एज बैंकर्स बैंक. बैंकों की बैंक है, इस तरह से बैंकर्स बैंक के नाम से हम जानते हैं. अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया नोन एज बैंकर्स बैंक. एस्टैब्लिश्ड कमिटी Young and Hilton / Royal Commission Act, RBI Act 1934. Paid up capital rupees 5 crore. Established at Kolkata on 1st of April 1935
HQ shifted 1937, नेशनलाइजेशन 1/1/1949। इतनी बात लिखे सर पहले। सर ते पेड नंतर काय आहे? हाँ, वो पेड है ना, PID, उसके बाद क्या है वो? पेड अप कैपिटल कितना रुपया था जिस समय आरबीआई स्टैब्लिश हुई? उस समय कितने रुपए थे आरबीआई के पास? तो 5 करोड़। आज एक बैंक अगर आपको खोलना है तो 500 करोड़ रुपए चाहिए, सोच लें। और सर वो HQ के बाद क्या लिखा है? देखो यहां से मैं बोलता हूं क्या है, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया नोन एज बैंकर्स बैंक। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा हमने लिखा है जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया, उस कमेटी का नाम था यंग एंड हिल्टन, या उसको हम दूसरे नाम में रॉयल कमीशन के भी नाम से हमें जाना है, रॉयल कमीशन। जिस एक्ट के तहत आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है वो एक्ट आरबीआई एक्ट, और वो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टैब्लिशमेंट 1935 में हुआ है, लेकिन वो एक्ट देखिए 1935 का नहीं है, वो 1 साल पहले की एक्ट है। तो एक्ट वाज 1934, आरबीआई की ही एक्ट थी, बट 1934 की वो एक्ट थी। आरबीआई को जितने पैसे लगा के हमने एस्टैब्लिशमेंट किया वो पेड अप कैपिटल होता है, कहते हैं ना खुद की पूंजी। आप अपनी अगर खुद की कंपनी शुरुआत करेंगे तो योर खुद की पूंजी इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल ऑफ आरबीआई वाज 5 CR। आरबीआई की आज के दिन में जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, आपके शहर में है, बट जो एस्टैब्लिश हमने किया था वो मुंबई में हमने नहीं किया था। 1935 में हमने कोलकाता में उसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। और एस्टैब्लिशमेंट कब किया? तो 1 अप्रैल 1935 को किया, 1 अप्रैल 1935। उसके बाद हम लिखा है HQ शिफ्टेड, मतलब हेडक्वार्टर जो कोलकाता में था बाद में हमने शिफ्ट करके आपके कोलावा में किया, मुंबई में किया। ये कब किया? तो 1937 में हमने किया है। HQ शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई इन 1937। और भारत की आजादी के बाद हमने उसका राष्ट्रीयकरण किया। दिस राष्ट्रीयकरण इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन, एंड दिस नेशनलाइजेशन वाज ऑन जनवरी की 1 तारीख 1949। सर हेडक्वार्टर शिफ्ट मुंबई में किया ना? हाँ जी, हाँ जी, आप ही के शहर में जाने का CST, पहले पैदल जाने का 22 मंजिला इमारत है। 22वें मंजिल पे शक्तिकांत दास बैठेंगे, देख के आने का। यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। जनता जगी है या सो गई? है सर। जनता जगी है? जी सर सर जगह है। एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया का मतलब ही आरबीआई है ना? हाँ, संतोष गुप्ता 1 रुपीज करेंसी साइंड बाय सर, अजय भूषण। क्या लिखा है भूषण दादा? पांडे ना? अरे क्यों मेरे से आगे चलते हो यार? सर मैं पूछ रहा था। हाँ? देखो अगर हमारे से भी आगे चलोगे तो एक तो मैं ही जो हूँ वो दुरंतो एक्सप्रेस हूँ, उसे हमारे से भी आगे चलोगे अगर, कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई, तुम टेंशन क्यों लेते हो? हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा। संभवतः वर्स्ट केस में अगर 1-2 बात भूल गया, हालांकि मैं भूलता नहीं हूं, बट फिर भी कितनी बात याद रखो, अगर 1-2 बात अगर भूल गया तो नेक्स्ट क्लास में जरूर कहीं ना कहीं से वो चीज ऊपर के सामने पास आएंगी। लेकिन आपने अगर मैसेज के जरिए पूछा है कि सर अजय भूषण, तो आप जाने 1 रुपीज करेंसी नहीं बोलने का, उसको करेंसी का मतलब 1 रुपए का सिक्का भी हो जाएगा और 1 रुपए के नोट वाले भी हो जाएंगे। तो करेंसी इज डिफरेंट, whereas बैंक नोट इज डिफरेंट, है ना? तो बैंक नोट जो पत्ते वाला नोट है उस पे साइन होता है, किसी भी करेंसी पे साइन देखो होगा क्या? 10 रुपए का करेंसी निकालो साइन नहीं होगा। इसका जो भी पत्ते वाले नोट है उस पत्ते वाले नोट पे गवर्नर का साइन होता है, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट पे, 1 रुपए के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। आज के डेट में फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो है अजय भूषण
क्वेश्चन मार्क के बाद पांडे आप लगा सकते हैं, पांडे साहब, ठीक है। थैंक यू। सर नेशनलाइजेशन का ऊपर का पॉइंट बताइए ना जरा, आवाज ब्रेक हो रहा था। HQ शिफ्टेड, हेडक्वार्टर शिफ्टेड, हेडक्वार्टर कहाँ था? दुबई में था ना? कोलकाता कोलकाता में कोलकाता था। कोलकाता में था, दुबई में हमने बनाया था ना? नहीं सर, कोलकाता में बनाया था, शिफ्ट उसको मुंबई फिर में शिफ्ट किया। मुंबई में किया। तो लिखो हेडक्वार्टर शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई इन 1937। और किसी को कुछ छूट गया हो तो पूछने का मेरे से। अगर हर एक क्लास आपने मेरी अटेंड की तो बैंकिंग के तो बादशाह आप बन जाएंगे, बादशाह। कोई हाथ नहीं मिलेगा आप लोगों से, बोलेगा कि बम वो बन गया है, बम। लेकिन बम बनने से पहले ही उसमें अगर आग लग गया तो फिर कहीं गलत जगह अगर फट गया तो फिर किसी काम का नहीं है। समझ में आ रहा है मेरे बैंक के हाँ सर। ऑफिसर? यस सर, समझ में आया। बैंक के हमारे यंग ऑफिसर। चलो कहाँ चलेंगे? तो हम चलेंगे सिंबल पे। सिंबल क्या है? पाम का ट्री है, PALM, एंड जानवर है टाइगर। फाइनेंशियल ईयर बड़ा बड़ा लिखता हूं, दिक्कत ही नहीं होगा आपको। फाइनेंशियल ईयर 1 दिसंबर ना? 1 जुलाई। 1 जुलाई से। ओके, जनता जगी हुई है इसका मतलब। फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई। उसके बाद हेडक्वार्टर आज के दिन में कहाँ पे है? मुंबई। 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 उसके बाद रेगुलेटर ऑफ 3 अदर नेशन, 3 अलग अलग देशों के रेगुलेटर के रूप में काम किया ना? हाँ। बुर्मा, पाकिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान बांग्लादेश। हमारे साथ था। देखिए पाकिस्तान 1947 तक हमारे साथ था, इसका अर्थ पाकिस्तान तो होगा ही। बर्मा 90। अच्छा, बर्मा का नया नाम क्या है भाई? म्यांमार। म्यांमार। क्या बात। और म्यांमार की राजधानी कहाँ है? याद नहीं है। रंगून सर। हाँ? अरे भाई रंगून तब था जब बर्मा हुआ करता था, न बर्मा है न लंगूर, लंगूर कह रहा हूँ। देखो पढ़ाते पढ़ाते मैं भी सुबह से क्लास ले रहा हूँ, ये 6ठी क्लास है, इस कारण से अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हूँ। तो बर्मा उस समय था, आज के डेट में म्यांमार है, एंड द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज नैपीदाओ, है ना। जिस समय कंट्री और कैपिटल पढ़ाऊंगा स्टैटिकल अवेयरनेस में, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास आएगा। और एक और देश कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। एक और कंट्री में इसकी एक ब्रांच है। यूके। ब्रिटेन। इंग्लैंड, दैट इज ब्रिटेन। ठीक है। और तो ठीक, इतनी बात लिखिए, फिर हम चलेंगे गवर्नर पे। इतनी बात लिखो। सर सिंबल क्या लिखा आपने? पान मोर, पाम एंड टाइगर। टाइगर, टाइगर, टाइगर। और रेगुलेट है क्या सर? रेगुलेट ऑफ 3 अदर कंट्री। रेगुलेटर, जैसे अभी आपके इंडिया के मनी मार्केट को रेगुलेट कर रही है ना, तो उस समय चूंकि पाकिस्तान भी हमारे साथ था, बर्मा भी हमारे साथ था, बांग्लादेश भी हमारे साथ था, तो तीनों के मनी मार्केट के रेगुलेटर के रूप में उसने काम किया है। रेगुलेटर ऑफ 3 अदर कंट्री
मनी मार्केट आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो जैसे ही आरबीआई आएगा तो मनी मार्केट ही मार्केट होता है, ये समझ में आपको आएगा। चलो हाँ सर। यस सर। यस सर। लास्ट वाला पॉइंट बताओ ना फिर से, अदर कंट्री अदर क्या मतलब। आरबीआई हैविंग फॉरेन ओवरसीज ब्रांच लिख लो, आरबीआई हैविंग ओवरसीज क्वार्टर, ओवरसीज मतलब आपके देश से बाहर, आरबीआई हैविंग ओवरसीज क्वार्टर या फिर ब्रांच इन, आपके बोर्ड पर लिखा है हमने काठमांडू, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड कहाँ, काठमांडू में ही है ना? नहीं तो नहीं सर। अच्छा, काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? कोई अगर बता दिया सही सही तो लोहा मानूंगा भाई मैं। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। जिसने भी सही बताया वह आज से मेरे नौरत्नों में से एक शामिल होगा। बताओ, गूगल नहीं करने का। सर एक गेस है, सार्क। एक्सलेंट। अगर इस सार का तुमने फुल फॉर्म बता दिया तो ही नौरत्न में शामिल करूंगा। अभी ये पक्का गूगल कर रहा है। नहीं नहीं सर। That is South Asian Cooperation, that is in Nepal, काठमांडू। फिर भी आपने अगर सार का नाम लिया है तो बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। लिखा ओवरसीज ब्रांचेस इज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में उसकी ओवरसीज ब्रांचेस हैं। चलो, पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर क्या नाम है? सर OSBORNE, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट गवर्नर। सेकेंड गवर्नर क्या नाम है? जेम्स टेलर। थर्ड गवर्नर क्या नाम है? डीडी देशमुख। डीडी देशमुख। यहीं पे हम लिखेंगे फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, और यहां पे लिखेंगे 25th प्रेजेंट। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत है, जरा विशेष शक्ति वाला है, ऐसा कि नहीं कि अभी देखिए 2019 में क्वेश्चन आया था आईबीपीएस क्लर्क में, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2020 में आया था, कुछ तो भी आया था रिसेंट में, शक्तिकांत दास पहला ही ऑप्शन था। एकदम बिल्कुल धड़ल्ले से शक्तिकांत दास ठोक दिया लोगों ने। अरे पढ़ने का दादा, शक्तिकांत है या शक्तिकांत है, देखा ऐसे शुरू हुआ है, अंत में कांत है। जब जहां जान जाते हैं ना तो क्या बताऊं मैं खुद भी जब जहां जान जाता, मैं पढ़ता कम था और लगता था मैं बहुत जहां जान गया हूं, लेकिन जब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका मालूम होगा। इस तरह से लास्ट क्लास में मैंने हिदायत दिया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना इज एन आर्ट। उस आर्ट को आपको डेवलप करना पड़ेगा। वो आर्ट कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता है। अगर मैंने वो आर्ट डेवलप किया है तो मैं आपको बता नहीं सकता, वो मेरे अंदर है। जब मैं सॉल्व करूंगा तो ही वो मेरे सामने निकल के आएगा, अदरवाइज मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये आपको करना है जब तक आप खुद ही एक्सपीरियंस नहीं किए हो। इस कारण से मैं बताता हूँ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना इज एन आर्ट। ये 4 नाम लिखे। शक्तिकांत दास 25 में गवर्नर, प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत, यहाँ पीछे दास। नो सर। बोलिए क्या हुआ? अरे काय झाला सांगा? हो गया सर। नहीं सर, रुको थोड़ा।
के नीचे सर, वो सीढ़ी के नीचे क्या लिखा है? C.D. देशमुख, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। नया लाइब्रेरी हो गया। फर्स्ट इंडियन गवर्नर का हो मतलब गया समझ में आ सर। रहा है क्या लिखा है? भारत के पहले गवर्नर थे। भारतीय पहले गवर्नर, भारत के नहीं, भारतीय पहले गवर्नर। हटाओ। डन सर। टेन्योर कितना साल? 3 years। सर वो क्या है टेन्योर? कितने साल पहले करो? अंतर बना के रखिए। हमने 2 years कहाँ लिखा है और 3 years कहाँ लिखा है। ऐसा नहीं कि 2 years याद हो जाए। और स्पष्ट लिखा है द टेन्योर ऑफ गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर। यहाँ पे आप लिख लीजिए टेन्योर ऑफ गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर इज फॉर 3 years which can be extended for more 2 years। अगर जरूरत पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो 2 साल, मतलब मिनिमम मैक्सिमम 2 साल के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो उस टेन्योर को बढ़ा सकते हैं। मतलब 3 ईयर का रहता है, वो चाहे तो 2 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। करेक्ट। फिर वो स्टार्टिंग में क्या लिखा है? टेन्योर, टेन्योर। टेन्योर। सर ये डीवाई क्या है? डीवाई मतलब डिप्टी डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। इसे 2 साल के लिए बढ़ाता कौन है? 2 साल के लिए कौन बढ़ाएगा? जी अपॉइंटमेंट कौन करता है मैडम, वो बताओ। सर वही तो पूछ रही हूँ। नहीं, अंदाज लगाओ, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? जिसने क्वेश्चन पूछा है मेरे से बताइए कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? चेयरमैन ऑफ UPSC, इलेक्शन कमीशन के चीफ, CBDT के चीफ, RBI के चीफ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ का अपॉइंटमेंट कौन करता है? उसका तो इलेक्शन होता नहीं है। इलेक्शन तो होता नहीं है कि हम जाते हैं और फिर वोट डालते हैं कि भाई साहब इसे गवर्नर बना दो। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ दुबई, फाइनेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो जो अपॉइंटमेंट करेगा उसी के पास राइट है कि उसके टेन्योर को बढ़ा या घटा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बढ़ा या घटा सकती है। क्लियर? ओके सर, क्लियर। सर वो डीवाई का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डिप्टी गवर्नर, डिप्टी कहते हैं डिप्टी कलेक्टर। MPSC दोगे तो क्या बनोगे? डिप्टी कलेक्टर बनोगे ना? यस सर। तो यहाँ पे डिप्टी गवर्नर, गवर्नर बड़ा भाई, उसके नीचे उसके 3 होते 4 छोटे भाई। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 4 डिप्टी गवर्नर और उसके नीचे स्पष्ट लिखा है प्रेजेंट में 3 ही हैं, MK जैन, महेश कुमार जैन, MD पात्रा एंड MR राव। बस सिर्फ 3 लिखना है। चौथा जब आएगा तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। As on 25th of April 2021, there are only 3 deputy governors of RBI out of 4। होते 4 हैं 3, तीनों का नाम आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओके, यस सर। हो गया सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं सर। क्या बोला हमने? तो 2 मिनट में सुने। हमने आपको क्या बताया है? हमने आपको
बताया बैंकिंग के आपके इस हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में तोड़ा है, 1770 से लेके 1969। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे अपने नोटबुक को देखिए, मेरे को सुने मत, है ना। 1770 से लेके 1969, 1969 से लेके 1991 और 1991 से लेके आज तक 2021 तक की बातें हमने आपके बैंकिंग के इतिहास को 3 पार्ट में तोड़ के देखा है। पहले पार्ट में हमने 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का एस्टैब्लिशमेंट किया, 1806 में हमने आपके किसका, तो कोलकाता का एस्टैब्लिशमेंट किया, 1840 में बॉम्बे का एस्टैब्लिशमेंट किया और मद्रास 1843 में हमने किया है। हमने दूसरे फेज ऑफ हिस्ट्री में हमने 19th of July 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया, whereas 15th of April 1980 में हमने 6 बैंकों को नेशनलाइजेशन किया है। इतिहास यहीं पे हमने समाप्त किया। फिर आपको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर पर हम लेके आए और 3 कंबाइंड रेगुलेटर का नाम मैंने आपको बताया है, आरबीआई प्लस सेबी प्लस आईआरडीए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन तीनों में शुरुआत के जो 2 हैं उनका हेडक्वार्टर आपके शहर में है और एक जो बच गए उनका हेडक्वार्टर मेरे बाजू हैदराबाद में है। उसके बाद हमने बताया कि 1935 आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट, 1988 सेबी का एस्टैब्लिशमेंट, 1999 में आईआरडीए का एस्टैब्लिशमेंट है। सुभाष चंद्र कुंटिया इज द चेयरमैन ऑफ IRDA, Ajay Tyagi is the chairman of Security Exchange Board of India, and Shaktikant Das is the governor of Reserve Bank of India. Money market, RBI, capital market, SEBI, इंश्योरेंस मार्केट IRDA के हवाले है। RBI का एस्टैब्लिशमेंट हमने 5 करोड़ रुपए की लागत से यंग और हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन पे, जिसको हमने रॉयल कमीशन भी बोला, के द्वारा RBI 1934 के हवाले से कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 को किया है। आरबीआई का हेडक्वार्टर हमने 1937 में कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हमने 1 जनवरी 1949 में हमने किया है। आरबीआई का पहला गवर्नर सर ऑसम स्मिथ को हमने बनाया, दूसरा जेम्स टेलर है और तीसरा भारतीय मूल के पहले हैं, दैट इज CD देशमुख। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, बट आज एज ऑन डेट 4 नहीं है, सिर्फ 3 ही है, चाहे वो MK जैन हो, MD पात्रा हो या फिर M राजेश्वर राव हो। आरबीआई आपके फिनेंशियल जो ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरुआत होती है, 1 जुलाई से शुरुआत होती है। जो सिंबल है वो पाम और टाइगर है ना। तो इसमें से 1-2 और छोटी बड़ी बातें मैंने आपको बताई हैं। फंक्शन की बात मैंने आज आपकी जेब में रख ली है कि फंक्शन आरबीआई का क्या है, बताएंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, संभवतः नेक्स्ट संडे जो हमारी मुलाकात होगी। तो इतनी जो बेसिक बातें हमने बताए हैं उस बेसिक को हम एक पिलर के रूप में बना के आगे लिए चलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप जितनी ही बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में याद रखेंगे। अगर मेरे क्लास में बातें याद करके आप बैठते हैं तो आपको मजा आएगा, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि सर के मुंह से मेरा नाम ना निकले। इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे क्लास में आए थोड़ा सा जरूर, एटलीस्ट सैटरडे को आप जरूर पढ़ें। अदरवाइज आप चाहे तो अपना माइक अनम्यूट नहीं करेंगे या फिर आपको लगेगा कि मैं अगर म्यूट अनम्यूट भी कर रहा हूं तो आंसर क्या दूंगा। तो इंटरेस्ट बनाए रखना है अगर मेरे क्लास में, तो आपको पढ़ के बैठना पड़ेगा।